ऐसा पॉसिबल है कि अगर रीडर ना आए और बिल आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं। मेरा 133 यूनिट आया और मेरा बिल था 5,000। मेरे कज़न का बिल आया 124 यूनिट और उसका बिल था 2500। तो दुनिया इस चीज़ को प्रमोट करे कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे आपको कम बिल देना पड़ेगा। तो हमारी जो आवाम है बेसिकली वो एसी पूरे दिन खुले छोड़ देंगे, या 300 यूनिट से बिल ऊपर जाए, यूनिट ऊपर जाएगा तो मुझे 5 रुपये की रेट पड़ेगी। ठीक है, तो शराइत इसीलिए रखी गई ताकि आप जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली इस्तेमाल करो और बिजली को ज़ाया ना। ये चीज़ का दर्ज तो हमारा दीन भी दे रहा होता है ना, कि मतलब किसी भी चीज़ में फजूल खर्ची ना करो। कुछ लोग ये करते हैं कि ऊपर वाले घर में उनकी रिहाइश है और नीचे वाले घर में वो मदरसा खोल देते हैं। उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होगी कि इसका टैरिफ डिफरेंट है। टैरिफ होता क्या है? आपकी शॉप होती है तो शॉप पे कोई ना कोई रेट डिसाइड होता है ना, कि उस रेट पे आप वो चीज़ सेल करोगे। जितने भी तमाम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जो रेट्स जो डिसाइड करता है, नेपरा डिसाइड करता है, वो जो रेट्स होते हैं वही टैरिफ कहलाता है। लोग कहते हैं मैं क्वार्टरली यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट किया, यूनिफॉर्म के चार्जेस ले रहा हूँ। तो यूनिफॉर्म बेसिकली वो यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म नहीं जो पहनता है इंसान। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्मेलिटी सब डिस्कोर्स में आए। ठीक है, टीवी लाइसेंस फीस का लोग बोलते हैं भाई मेरे घर में तो टीवी नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है आपके घर में टीवी नहीं है भाई। तो उसका बहुत अच्छा तरीका है, आप जाते हैं फॉर्म लेते हैं, फॉर्म जो है वो जमा कराते हैं, उसके बाद आपके घर का सर्वे होता है, आपकी टीवी लाइसेंस फी हट जाती है। ये थोड़ा सा गैप हमारे मुल्क में मुझे ये लगता है कि लोग डिजिटली इतना इन्वॉल्व नहीं है अभी, इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं ऑनलाइन जो बिल्स पेमेंट हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्पेशली किसी एक छोटे से काम के लिए निकल के जाना बहुत बड़ा हैसल होता है कि मुझे फ्यूल भी चाहिए, मुझे फिर स्पेसिफिकली टाइम भी निकालना है, फिर गर्मी बहुत है, हेल्थ इश्यूज लोगों के साथ इतने। मैं जैसे वर्किंग वूमन और मैं अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देख के जाती हूँ बिल, तो ऑब्वियसली मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकती। टेलीनॉर आया था किसी ज़माने में, टेलीनॉर ने जो है वो एक इजी लोड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। तो बाद दफ़ा ऐसा होता था भाई मैं दुकान पे गया तो भाई लोड नहीं आया मेरे पास। हाँ। तो मतलब कि लोगों ने लोड कराना छोड़ दिया गया। मतलब देखिए हम तक न्यूज़ कौन सी पहुंची है जिसका नहीं आया। मतलब एक दुकान वाले के पास रोजाना जो है वो 2000 बंदा आ रहा है, 2000 में से 2 बंदों का लोड नहीं आया, बोले यार इसके पास से लोड नहीं आता। भाई 1998 लोगों का तो आया ना, वो बता नहीं रहे। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं तो आपके पास CY के सिप शो कर देता है। इसके अलावा सिप आप सेव करना भूल गए तो आप अपना जो है वो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके ऊपर शो हो रहा होता है। हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए कि स्टैम्प होगा बिल पे, हमारे पास एक फिजिकल चीज़ है तो ही बिल पेड है। कभी कभार वो जो पेमेंट वेंडर्स होते हैं उनसे भी आपकी पेमेंट जो है वो बस आउट हो जाती है। मैंने पहली दफ़ा ऑनलाइन पे किया तो मेरी वालदा का भी यही वो कंसर्न था कि बेटा इस पर तो स्टैम्प भी लग के नहीं है, फिजिकल डॉक्यूमेंट मैं मिस कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैंने गफ़ार भाई को पेमेंट की ऑनलाइन तो आज 1 साल बाद भी मैं निकलवाऊँगा तो मेरे स्टेटमेंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही होगी। आज जो हमारे पास गेस्ट मौजूद हैं जो बात करेंगे कि हम बिल को किस तरह समझ सकते हैं। हमारे बिल में टैरिफ होता है, स्लैब्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आम इंसान के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। फिर मीटर रीडिंग की बात आती है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। उस हवाले से आज जो हमारे पास इन सवालात के जवाब देने के लिए मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट हैं वकास, अब्दुल कयूम और समन मौजूद है हमारे साथ। तो मैं आप दोनों को वेलकम करता हूँ क्यों नए उम्मीद के इस पॉडकास्ट में। तो सबसे पहले ना हम स्टार्ट करेंगे कि अक्सर लोगों में ये शको बात है कि मेरे घर पे रीडर कोई नहीं आता लेकिन बिल आ जाता है। मैंने नहीं देखा कभी कोई मीटर रीडिंग के लिए आया है। वैसे ये मीटर रीडिंग होती किस तरह, क्या है ऑटोमेटिकली बिल आ जाता है या कोई रीडर आता है इसको? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लोगों के अंदर मिथ बहुत सारे पाए जाते हैं, बहुत सारे लोगों के अपने शुकूक शुबात हैं जो पाए जाता है। तो पहला शक जो जिसमें मैं बात करना चाहूँगा वो है 30 डेज रीडिंग। कि लोग हमेशा जो है वो क्लेम करते हैं, मतलब जो मैं अक्सर लोगों की जो है वो एक आवाज़ सुन रहा होता हूँ कि भाई हमारी 30 दिन की रीडिंग क्यों नहीं हुई। तो अगर लॉजिकली देखा जाए तो 30 दिन की रीडिंग की अगर हम बात करें तो 30 दिन की रीडिंग हो ही नहीं सकती। कोई महीना 30 का होता है, कोई महीना 31 का होता है, कोई महीना 28 का है, कोई महीना 29 का है। 30 दिन की रीडिंग कैलकुलेट हो 360 दिन है, तो बाकी की बिलिंग कैसे होगी। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी कोई एक सारिफ है और उसकी जो रीडिंग है वो पहली तारीख को होती है और ये महीना 31 का है, तो एक महीने इस 30 दिन की अगर वो रीडिंग उसके पास जाया करेगी तो क्या इस महीने मतलब मई के अंदर उसकी 2 दफ़ा रीडिंग कंडक्ट होगी। ये 30 दिन तो 31 तारीख को पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह तो फिर बिल जो है एक महीने में दो भी आ सकते हैं। तो ये थोड़ा सा गलत हो जाएगी कैलकुलेशन। ठीक है, तो हमें इस मैकेनिज्म को समझने की ज़रूरत है कि 30 दिन की बिलिंग नहीं हो सकती, क्योंकि हमारा मैकेनिज्म ही ऐसा बना हुआ है, साल जो है डिवाइड ही ऐसे हुआ हुआ है कि वो 30 दिन की बिलिंग हो ही नहीं सकती। ठीक है, तो बिलिंग होती है 29 दिन की, 28 दिन की, 30 दिन की या 31 दिन की मैक्स। ठीक है, जो कि महीने भी होते हैं। 28 का महीना जो है फरवरी का जो है वैसे होता है 3 सालों में,
और चौथा साल लीप ईयर होता है, उसमें 29 का महीना होता है, तो उसमें 29 की दिन की बिलिंग हो सकती है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं है कि एक सारिफ की बिलिंग जो है वो इस महीने 29 की हुई हो, बराबर सारिफ की भी 29 की हो सकता है उसकी 30 दिन की हो। ठीक है, ये डिपेंड करता है, मतलब वेरी करता है, सारिफ टू सारिफ, कंज्यूमर टू कंज्यूमर वेरी कर रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो मेन चीज़ इसमें देखी जाती है, नेपरा की गाइडलाइन के मुताबिक कि साल में 365 दिन पूरे करने हैं, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 365 या 366 दिन पूरे करने हैं। जस्ट लाइक अगर पिछले साल उस बंदे की जो बिलिंग है जुलाई में जो है वो 1 तारीख को हुई, तो इस साल भी जुलाई में 1 तारीख को होनी चाहिए। ठीक है, अगर इसमें कोई डिफरेंशिएट पाया तो फिर नेपरा भी एक्शन लेता है उसको। ठीक है, अदरवाइज अगर इसमें जो कि नहीं पाया था, डिपार्टमेंट्स इसका ख्याल रखते हैं कि मतलब उसका जो साल का जो दिन है वो चेंज ना हो। ठीक है, तो इस चीज़ का लाजमी इस चीज़ में ख्याल रखा, तो नेपरा इस चीज़ पे ऑन बोर्ड होता है, नेपरा इस चीज़ पे एक्शन ले रहा होता है, इसको रीडिंग डिलेज का नाम दिया जाता है। पहली बात। दूसरी बात ये, जब मीटर रीडर किसी के घर पे आता है तो वो मीटर को रीड करता है, तो मीटर की टाइप्स हमें जो है वो समझनी पड़ेगी। पहली मीटर की टाइप जो है वो जो जनरल मीटर की टाइप्स हैं जो कि पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, वो है सिंगल फेज, 3 फेज और AMR। ठीक है, तो सिंगल फेज मीटर जो नॉर्मल घरों पे लगा होता है, रेजिडेंशियल कंज्यूमर्स हैं, के नॉर्मल कमर्शियल कंज्यूमर्स भी हैं जिनका लोड 5 किलोवाट से कम है, तो जनरली उनको जो मीटर जो है वो असाइन किया जाता है, वो सिंगल फेज कनेक्शन असाइन किया जाता है। ठीक है, सिंगल फेज की रीडिंग जो रीडर कैप्चर कर रहा होता है, तो मैं उसकी रीडिंग का थोड़ा तरीकेकार बता दूं कि सिंगल फेज की जो रीडिंग होती है उस पर 5 तरीके की रीडिंग आती है सिंगल फेज के मीटर पे। पहली जो है वो उसका मीटर नंबर आता है पहले दफ़ा डिस्प्ले पे, उसके बाद नंबर 1 लिखा होता है ऊपर छोटा सा, और मतलब अगर मीटर के आप सामने खड़े होंगे तो लेफ्ट हैंड पे टॉप टॉप लेफ्ट उसके ऊपर जो है वो सीक्वेंस लिखी होती है कि कौन सा नंबर है। तो पहले नंबर पे जो है मीटर नंबर आता है, जो कि उसकी बॉडी पे भी लिखा होता है, उससे आप मैच कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप अपनी रीडिंग भी कुछ कैलकुलेट करना चाह रहे हो, वहाँ पे एक साथ 6-7 मीटर लगे हुए हैं और आप समझना चाह रहे हैं आपका मीटर कौन सा है, तो बिल पे मीटर नंबर देख के और फिजिकल मीटर नंबर देख के आप अपनी जो है मीटर रीडिंग जो है वो चेक कर सकते हैं, आपकी मीटर रीडिंग आज क्या चल रही है। तो पहले नंबर पे मीटर नंबर आता है जो कि डिस्प्ले हो रहा होता है। दूसरे नंबर पे उसकी एक्चुअल कम्युलेटिव मीटर रीडिंग आ रही होती है, जो शुरू से उसके बाद मीटर लगा जब से लेके अब तक कितने यूनिट हो चुके हैं उसके। तीसरे नंबर पे उसकी प्रीवियस मंथ की एमडीआई आ रही होती है। एमडीआई क्या होता है? मैक्सिमम डिमांड इंडिकेटर, यानी कि महीने में उसने मैक्सिमम कितना लोड इस्तेमाल किया है। जस्ट लाइक आज अगर उसने उसके मीटर ने जो है मैक्सिमम लोड कोल्ड कैलकुलेट किया 1.2 किलोवाट, तो अगले दिन अगर कोई अप्लायंस या कोई ऐसा लोड उसका 1.2 से एक्सीड करता है तो वो उसको ओवरलैप करेगा, चेंज करेगा, अदरवाइज वो 1.2 ही रहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे आती है उसकी करंट मंथ की एमडीआई। ठीक है, क्योंकि जो बिलिंग बेसिकली हो रही होती है ना वो प्रीवियस मंथ के हिसाब से होती है। जो प्रीवियस मंथ आपने इस्तेमाल किया है, जितनी भी कंजम्पशन, जितने भी यूनिट्स आपने इस्तेमाल किए हैं, वो प्रीवियस मंथ के हिसाब से हो रहे होते हैं, वो कभी भी करंट मंथ के हिसाब से नहीं हो रहे थे। आज अगर मेरी रीडिंग हो रही है तो आज तक मैंने पिछले महीने से लेकर अब तक कितने यूनिट इस्तेमाल किए हैं उसकी बेसिकली मुझे बिलिंग होगी। ठीक है, तो प्रीवियस मंथ की जो एमडीआई है वो नंबर 3 पे आती है, नंबर 4 पे जो है वो करंट मंथ की एमडीआई आती है, प्रेजेंट एमडीआई जिसे कहते हैं, और नंबर 5 पे जो एमडीआई आती है उसको स्टेंटेनियस कह रहे होता है। स्टेंटेनियस का क्या फायदा होता है कि अगर आप चेक करना चाह रहे हैं मेरे मीटर से कोई बंदा इस्तेमाल तो नहीं कर रहा, तो अगर आप अपना पूरा लोड बंद कर देते हैं और देखते हैं उसके ऊपर अगर 0 आया नंबर 5 पे, इसका मतलब आपका इस्तेमाल नहीं है। ठीक है, उसको हम नॉर्मल मैं लोगों को समझाता हूँ, अपने साथियों को, दोस्तों को, कि मतलब ये बेसिकली एट द टाइम ऑफ चेकिंग क्या लोड चल रहा है वो नंबर 5 पे आप देख सकते हैं। जस्ट लाइक आपने घर में कोई नई अप्लाइंस लाया, आप चेक करना चाह रहे हैं कितना लोड उठा रही है, तो आपने तमाम अपने घर की अप्लाइंसेस बंद की, उसी अप्लाइंस को चालू स्टार्ट कर दिया, स्टार्ट करने के बाद उस मीटर पे 5 नंबर पे जो लोड आ रहा है वो उसका एक्चुअल लोड है। सही, ठीक है, ये हो गई सिंगल फेज की बात। 3 फेज में रीडिंग्स थोड़ी बढ़ जाती हैं, तो उसमें जनरल बात कर लें ताकि हमारा जो व्यूअर्स हैं वो परेशान ना हो। 3 फेज में जो है वो रीडिंग सीक्वेंस थोड़ी डिटेल्ड, जिस तरह पहले नंबर पे उसमें मीटर नंबर आता है, फिर डेट है, फिर टाइम है, फिर 4 नंबर पे उसकी जो रीडिंग आती है वो टोटल रीडिंग आती है। ठीक है, 3 फेज का जो मीटर है वो अलग अलग रीडिंग रिकॉर्ड कर रहा होता है, पीक आवर्स की अलग रिकॉर्ड कर रहा होता है, ऑफ आवर्स की अलग रिकॉर्ड कर रहा होता है। ठीक है, पीक आवर्स जनरली 6 बजे से लेके 10 बजे तक होते हैं, तो उनकी उसकी जो रीडिंग कैलकुलेट हो रही थी, रीडिंग जो रिकॉर्ड हो रही है वो 6 नंबर पे रिकॉर्ड हो रही होती है। इस टाइमिंग के अलावा जो रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है वो 5 नंबर पे रिकॉर्ड हो रही थी, और 4 नंबर पे उसकी टोटल रीडिंग रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, तो 3 फेज को मीटर का पढ़ने का तरीका भाई बहुत आसान है, मतलब सारी परेशान होते हैं इस पे, इतनी सारी रीडिंग्स आती है, मैं किस पे जाऊँ। तो अगर आपका पीक आवर्स नॉन पीक आवर्स का मीटर नहीं है, आपका जनरल एक मीटर है, आपका नॉर्मल एक टैरिफ है, तो आप उस पर टोटल की रीडिंग कैलकुलेट करेंगे जो कि नंबर 4 पे आती है। अगर आपका 5 किलोवाट से ऊपर है और आपके पास 3 फेज का मीटर लगा हुआ है, तो आप जो है उसके ऊपर ऑफ आवर्स और पीक आवर्स दोनों की रीडिंग अलग अलग जो है वो काउंट करेंगे, अगर आपने रीडिंग लेनी तो। पहली बात। दूसरी बात, ये रीडिंग हो गई आपके पास,
रीडिंग आपने चेक कर ली, आपने ये भी चेक कर लिया कि मेरा मीटर को इस्तेमाल नहीं कर रहा, महीने भर आप उसको मॉनिटर भी कर रहे हैं, आपको पता है आपका मीटर कौन सा है। इसके बाद आता है बिल। ठीक है, तो आपको कैसे पता लगेगा आपका बिल सही है? ठीक है, जब आपके पास बिल आ गई आपका, तो सबसे पहले आप क्या चेक करें, बिल की बैक पे जाएं। बिल की बैक पे जो है वो आप बिल अगर आपके सामने है तो उस पे जो है वो राइट के बीच में मीटर रीडिंग की स्नैप मौजूद होती है, और मीटर रीडिंग जो है वो आपके अगर लेफ्ट पे जाए ऊपर की साइड में रीडिंग्स जो है मौजूद होती है। ठीक है, उसमें आती है प्रीवियस रीडिंग और करंट रीडिंग, जो कि तस्वीर के मुताबिक होगी। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वो आपको चार्ज होगा। ठीक है, जिसको वेरिएबल चार्जेस के नाम से चार्ज किया जाता है। ठीक है, बिल पे अगर आप अच्छा, वेरिएबल चार्जेस डिफरेंट होते हैं। ठीक है, वेरिएबल चार्जेस डिफरेंट होते हैं, जो कि मतलब कमर्शियल, रेजिडेंशियल, प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड के बारे में जो है वो अभी समन इंशाल्लाह ताला में उस पर गाइड कर देंगे, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड पे। ठीक है, तो ये छोटी सी बिल की अंडरस्टैंडिंग है, समन जरा उस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड, तो फिर आगे जो है कंटिन्यू कर। ठीक है, उससे पहले मैं समझ ये चाहूँगा कि आप ये बता दें, क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर रीडर ना आए और बिल आ जाए? नहीं, ऐसा नहीं। लीडर्स आते हैं, और जैसे वकास ने भी बताया कि हाँ, अगर आपको लग रहा है कि बिल से डिफर कर रही है आपकी रीडिंग, तो मीटर पे भी आपके यूनिट्स होते हैं और बिल पे भी आपकी। ये जाके आप अपने नियरेस्ट आईडी से कंसर्न कर सकते हैं कि मेरा बिल बिल जो है इसके मीटर के अकॉर्डिंग मीटर्स नहीं दिए, तो वो एडजस्टमेंट्स होती हैं, वेरिएंट इन्वेस्टिगेशन होती है दोबारा, तो वो हो जाता है पाना इसका रिजॉल्ट। लेकिन ये होता है कि मोस्टली ऐसा नहीं होता कि रीडर नहीं आ रहा और बिल आ रहा है, ऐसा नहीं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। सब पॉसिबल की। ठीक है, तो इसके अलावा जैसे स्लेब सिस्टम का वकास ने बात की कि स्लेब सिस्टम क्या होता है, तो उसके बारे में बता दें। बहुत से मेरा कंसर्न ये होता है कि मेरे पड़ोसी का बिल जो है वो मुझसे कम हो, हालांकि यूनिट हम के आसमान। सेम मेरा 133 यूनिट आया और मेरा बिल था 5,000। मेरे कज़न का बिल आया 124 यूनिट और उसका बिल था 2500। सही है। तो ये डिफरेंस, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये डिफरेंस इसलिए होता है कि कुछ कस्टमर्स जो है वो कंटिन्यूसली 6 मंथ्स तक अपने यूनिट्स को बिलो 200 वाले कस्टमर्स जो होते हैं वो प्रोटेक्टेड कस्टमर होते हैं। उनको एक बेनिफिट होता है कि उनको बिल्कुल बेसिक रेट सब्सिडाइज बेसिकली रेट। सब्सिडाइज रेट ऑफ की साइड, और जो बिलो अबव 200 होते हैं वो नॉन प्रोटेक्टेड कस्टमर्स होते हैं, तो उनको जो चार्जेस लग रहे होते हैं वो सब्सिडाइज नहीं होते। तो ये डिफरेंस होता है 200 से नीचे और 200 से ऊपर वाले स्लैब पे। हमने एक चीज़ बहुत ज़्यादा सुनी है अभी, जैसे हालिया इलेक्शन में अमेरिका में, और उसके बाद टैरिफ 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 हर जगह सुना। फिर हम बिल में भी देखते हैं कि टैरिफ की बात होती है। टैरिफ होता क्या है? टैरिफ बेसिकली अगर हम बात करें तो देखें, आप अगर कोई आपकी शॉप होती है तो शॉप पे कोई ना कोई रेट डिसाइड होता है ना, कि उस रेट पे आप वो चीज़ सेल करोगे। जस्ट लाइक आजकल कमिश्नर कराची, रमजान में आप देखो कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट आ रही होती है। तो बेसिकली कमिश्नर कराची की रेट लिस्ट है ना, वो उस बंदे के लिए जो सेलर है उसके लिए उसका टैरिफ है, कि उसने इस टैरिफ पे, इस रेट पे उसको सेल करना है। तो बेसिकली जो टैरिफ है ये डिसाइड करता है किसी भी मुल्क में एक गवर्निंग बॉडी होती है, इस तरह हमारी यहाँ नेपरा है। तो जितने भी तमाम इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं उनके जो रेट्स जो डिसाइड करता है, नेपरा डिसाइड करता है, वो जो रेट्स होते हैं वही टैरिफ कहलाता है। ठीक है, कंज्यूमर जो नॉर्मल कंज्यूमर है, जैसे रेजिडेंशियल कंज्यूमर है, तो रेजिडेंशियल कंज्यूमर के जो पर यूनिट रेट होंगे वो उसका टैरिफ होगा। ठीक है, कमर्शियल कंज्यूमर है और बिलो 5 किलोवाट है तो उसका कमर्शियल टैरिफ होगा। ठीक है, और अगर कोई इंडस्ट्रियल कंज्यूमर है, अच्छा ये मैं बता दूं कमर्शियल इंडस्ट्रियल में फ़र्क क्या होता है। कमर्शियल टैरिफ जहाँ पे कोई भी जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है अदर देन प्रोडक्शन, वो कमर्शियल एक्टिविटी, और जहाँ पे कोई चीज़ प्रोडक्शन हो रही है, मैन्युफैक्चर हो रही है, तो वहाँ पे इंडस्ट्रियल टैरिफ लगता है। तो हाँ, बहुत सारे लोग ये भी शिकायत करते हुए हमें नज़र आते हैं, मतलब अगर हम निकले हैं बाहर तो लोग पकड़ देंगे भाई, मतलब ये बताएंगे उसका बिल जो है वो इस रेट पे आ रहा है, मेरा बिल इस रेट पे आ रहा है। मतलब रेजिडेंशियल तो सही है लेकिन कमर्शियल में भी लोग ये शिकायत करो। तो बिल्कुल यही समझाया जाता है कि भाई वो जो है एक मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, जैसे उसका मोल्डिंग का कारखाना है, एक मिसाल दे रहा हूँ, तो वो बेसिकली एक चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, आप चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहा, आप रीसेल कर रहे हैं। ठीक है, तो आपके रेट अलग होंगे, और इंडस्ट्री, चूंकि इंडस्ट्री का हर जो है मुल्क में जो है वो एक तरीक़ेकार होता है कि इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाता है, चीज़ आप बनाओ ताकि जो है मुल्क की इकोनॉमी में वो चीज़ जो है वो पार्ट ले, और ताकि हमारी मुल्क की इकोनॉमी ग्रो करे, तो इंडस्ट्री को हर जगह सब्सिडाइज रेट दिए जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है। अच्छा, दूसरी चीज़ जो एक मिथ अभी जैसे हम जिक्र हुआ कि भाई 200 यूनिट से कम इस्तेमाल करें और 100-300 यूनिट से कम इस्तेमाल करें तो रेट कम क्यों है। अगर आप किसी के पास जाओ होलसेल के हिसाब से चीज़ लो तो ज़्यादा मिलती है, मैं ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल कर रहा हूँ तो ज़्यादा सस्ती बिजली भी नहीं मिले। तो उसका मैं तरीकाकार बता दूँ आपको, चीज़ बता दूँ इंटरनेशनली क्या होता है। अच्छा, होता ये है कि अगर हमारे यहाँ जो बिजली बन रही है ना, मेनली जो बिजली बन रही है वो बन रही है फर्नेस ऑयल से।
जो कि एक नॉन मतलब रीन्यूएबल आइटम है, मतलब रिन्यू नहीं हो सकता ये। ज़मीन के अंदर जितना है उतना ही निकलेगा, उसके अलावा नहीं निकलेगा, जो कि एक निस्बतन महंगी पड़ती है। अगर हम इस चीज़ को प्रमोट करें ना, अगर दुनिया इस चीज़ को प्रमोट करे कि आप ज़्यादा बिजली इस्तेमाल करोगे आपको कम बिल देना पड़ेगा, तो हमारी जो आवाम है, बेसिकली पाकिस्तानी आवाम की बात कर रहा हूँ, वो एसी पूरे दिन खुले छोड़ देंगे। या 300 यूनिट से बिल ऊपर जाए, यूनिट ऊपर जाएगा तो मुझे 5 रुपये की रेट पड़ेगी। इस तरह से आपके जो एसेट्स हैं, मतलब रीन्यूएबल एसेट्स हैं, जो कि कुदरती चीज़ें हैं, उनका ज़िया हो रहा है। ठीक है। और ये जो 200 यूनिट वाली या 300 यूनिट वाली जो एक शराइत रखी गई हैं, बहुत सारे मॉडल में अलग अलग हैं। ठीक है। तो शराइत इसीलिए रखी गई हैं ताकि आप जितनी ज़रूरत है उतनी बिजली इस्तेमाल करो और बिजली को ज़ाया ना। ये चीज़ का दर्ज तो हमारा दीन भी दे रहा होता है ना, ये मतलब किसी भी चीज़ में फजूल खर्ची ना करो। अगर हमें एक्स्ट्रा खर्च करने पे एक्स्ट्रा चीज़ मिल रही होगी ना, तो हम लोग ऑब्वियसली बिजली ज़ाया करेंगे। ठीक है। तो इसका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये है, अगर आप इसकी डेप्थ में जाए तो। और जैसे बिजली बनाने के लिए जब हम ऑयल जैसे नैना जगह के यूज करते हैं वो विद इन पाकिस्तान अपने वो हमें बाहर से इम्पोर्ट करना है। वो कोई वो पावर प्रोडक्ट इंडेक्स तो होता है, वो हम नेपरा को प्रोवाइड किए जाते हैं और फिर नेपरा डिसाइड करते हैं कि इस पे सारे एक्सपेंसेस लगा के, तो ओवरऑल ये चीजें कैलकुलेट करने के बाद ही डैरम डिसाइड होता है। कुछ लोग ये करते हैं कि ऊपर वाले घर में उनकी रहाइश है और नीचे वाले घर में वो मदरसा खोल देते हैं, उन्हें इनकी नॉलेज नहीं होगी कि इसका टैरिफ डिफरेंट है। अगर हम बिल पे ही अगर हम वापसी आए, तो बिल पे जो वेरिएबल चार्जेस की हमने बात की, वेरिएबल चार्जेस उसके बाद क्वार्टरली एडजस्टमेंट जो कि नेपरा ही ग्रांट कर रहा होता है मुख्तलिफ डिस्कोज को, कि भाई तुम्हारे रेट यहाँ पे ज़्यादा थे, तुम्हें मैं रेट कम करके दूंगा। ठीक है। तुम्हारे रेट जो है यहाँ पे कम थे, यहाँ पे मैं थोड़े ज़्यादा करके दूंगा। डिस्कोज के हवाले से नेपरा ही एडजस्टमेंट कर रहा होता है। लोग कहते हैं भाई क्वार्टरली यूनिफॉर्म एडजस्टमेंट किया, यूनिफॉर्म के चार्जेस ले रहे हो। तो यूनिफॉर्म बेसिकली वो यूनिफॉर्म वाला यूनिफॉर्म ही वो पहन रहा है इंसान। यूनिफॉर्म का मतलब है कि यूनिफॉर्मेलिटी सब सब डिस्कोज में आए। मतलब जो के इलेक्ट्रिक का रेट और बाकी जितने भी डिस्कोज हैं उनके रेट्स यूनिफॉर्म रहें। यूनाइटेड मतलब मैं जो कराची का सारिफ एक जो चीज़ बिजली इस्तेमाल कर रहा है 3 रुपए की, तो बाकी जो दूसरा सारिफ है, कहीं मानसेरा का है, कहीं का है, वो 2.5 रुपए की इस्तेमाल कर रहा है, तो उसके मेरे रेट में एक यूनिफॉर्मेलिटी रहे। तो ये यूनिफॉर्म बेसिकली एडजस्टमेंट्स होती है, एडजस्टमेंट कम या ज़्यादा हो सकती है। जब हम एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब एडजस्ट कर लो, एडजस्ट का मतलब कम या ज़्यादा कर लो। एडजस्ट का मतलब कभी ऐसा नहीं है बराबर कर लो, एडजस्ट का मतलब कम या ज़्यादा कर लो। तो यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के बिल का पार्ट होता है। ठीक है। और यूनिफॉर्म क्वार्टरली एडजस्टमेंट के बाद आपकी जो मेन चीज़ दूसरी आती है, मतलब एफसीए, जो अभी जिक्र हुआ कि एफसीए क्या होता है, मतलब जितनी भी डिस्कोज हैं उनका जो भी फर्नेस ऑयल की परचेज में जो भी खर्चा होता है उसके एविडेंसेस जमा करा दी, नेपरा उसकी हेयरिंग कर दी, फिर उसको अलाउ पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी एडजस्टमेंट देनी होती है वो कंज्यूमर के बिल में लग कर आ रही होती है। ठीक है। टीवी लाइसेंस फीस है। ठीक है। टीवी लाइसेंस फीस का लोग बोलते हैं भाई मेरे घर में तो टीवी नहीं है, तो बिल्कुल अच्छी बात है आपके घर में टीवी नहीं है भाई, तो उसका बहुत अच्छा तरीकेकार है। आप जाते हैं, फॉर्म लेते हैं, फॉर्म जो है वो जमा कराते हैं, उसके बाद आपके घर का सर्वे होता है और आपकी टीवी लाइसेंस फी हट जाती है। ठीक है। दूसरी चीज़, लोग बोलते हैं भाई एक टैक्स दे दिया, कमर्शियल की बात करूँ मैं, कमर्शियल पे आ गया, तो भाई अगर हमने टैक्स दे दिया तो एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स, ये क्या है? तो ज़्यादातर जो एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स और ये टैक्स और टैक्स लगे हैं उनके लिए हैं जो जो आपके लोग रजिस्टर्ड ही नहीं है। जो रजिस्टर्ड हैं उनको गवर्नमेंट फैसिलिटेट करवाती है मुख्तलिफ टैक्सेस में, मुख्तलिफ मुद्दात में। ये इसलिए है एक्स्ट्रा टैक्स, फर्दर टैक्स का बर्डन आप पे इसलिए डाला गया है ताकि आप जो है वो अपने आप को रजिस्टर्ड करो, फाइलर फाइलर बनो आप। फाइलर बेसिकली ये वो साइंस से कि फाइलर और नॉन फाइलर का डिफरेंस होता है। क्योंकि गवर्नमेंट बॉडी ये होती है कि आप गवर्नमेंट की नजर में टैक्स पेयर, तो वो एज अ रिलीव आपको जो है वो कम टैक्सेस चार्ज करते हैं इनकम टैक्स के बाद में या सेल्स टैक्स के बाद में, है वो आपको रिलीफ। ठीक है। मैं चूंकि सोशल मीडिया में थोड़ा इन रहता हूँ, तो एक बड़ी लोग की बात है कि भाई मैंने तो पिछले महीने जीरो था मेरा बिल, ये सीएफ बैलेंस, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस क्या है? तो उस पर बड़ी एक जो है ना, मतलब लोग हाई पीरियड करते हैं, हाँ ये फला बंदा चोर है, फला डिपार्टमेंट चोर है, ये चोर है, वो चोर है, ये चीज़ एक आ रही होती है। ठीक है। तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस एक सिंपल सा बैलेंस है भाई, जो पिछले महीने आपके आउटस्टैंडिंग थे वो इस महीने आपका कैरी फॉरवर्ड बैलेंस बन जाएगा। ठीक है। और अगर आपने पिछले महीने पेमेंट की तो उसके नीचे आपकी पेमेंट लिखी हुई आ जाएगी, तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस और पेमेंट दोनों नेट ऑफ हो जाते हैं। आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, बिल के ऊपर जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस था वो 7,000 था, 7 महीने 7,000 की अपनी पेमेंट कर दी, तो बिल के पीछे साइड पे, बैक साइड पे, उल्टे हाथ पे इलेक्ट्रिक के चार्जेस, तो गवर्नमेंट के यहाँ पे जो कैलकुलेशन है, क्या मतलब आपकी कैलकुलेशन क्या है? तो पहले नंबर पे लिखा था कैरी फॉरवर्ड बैलेंस, जिस पे लोग बड़ा शोर करते हैं मेरा तो बिल क्लियर था, तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस कहाँ से आ गया? तो कैरी फॉरवर्ड बैलेंस पिछले महीने का जो है वो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। पिछले महीने अगर आपका 7,000 आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, आपने पे कर दिया, उसके नीचे ही पेमेंट नजर आ रही होगी, 7,000 का आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 7,000 की आपकी पेमेंट, तो नल एंड वाइड हो गया है। उसके नीचे जो आपका आ रहा होता है वो आ रहा होता है कि भाई आपके इस महीने क्या चार्जेस हैं, जो कि उल्टे हाथ पे नीचे जाके सबसे ज़्यादा चार्जेस लिखे हुए हैं, करंट मंथ चार्जेस। तो जो उस महीने के चार्जेस होते हैं वही आपके आउटस्टैंडिंग बैलेंस बन जाते हैं। आप पे कर दोगे तो जीरो हो जाएंगे, अगले महीने आउटस्टैंडिंग बैलेंस ये चला जाएगा,
जो पेमेंट करोगे माइनस हो जाएगा, और ये साइकिल चलता रहेगा। और एक और चीज़, जैसे हम बिल की बात करें ना, तो मैंने ये देखा है कि अभी जैसे बिल्कुल हमारे लिए आसानी ये पैदा हो गई है कि हम घर बैठे बिल अदा कर सकते हैं, तो ये फैसिलिटी है। तो नॉर्मली मुझे ही आइडिया हुआ कि मैंने एक बार बिल पे किया ऑनलाइन। अब मैं कई लाइव जो एप्लीकेशन है वो चेक कर रहा था, मेरा बिल अभी तक भी प्रोसेस में था कि अभी तक पेड नहीं हुआ, हालांकि वो डेट आगे निकल चुकी थी। तो मैंने हेल्पलाइन पे कॉल की कि मैंने उनको बताया कि मैंने बिल भर लिया है, तो उनको मैंने प्रूफ भेजा, तो उन्होंने वहाँ से वो हटा दिया और मेरा पेड आ गया। तो नॉर्मली हम ये देखते हैं, थोड़ा सा लोगों को कंसर्न ये होता है हमारे पास। इवन जब मैं एक शॉप में था तो लोग आते थे, ये सवाल करते थे कि यार आप ऑनलाइन भरते हैं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं होता। वैसे नॉर्मली जब के इलेक्ट्रिक के दफ्तर पे जाए वो स्टैम्प मार के देते हैं। लेकिन इसमें भी एक इशू ये आया था कि एक हमारे कज़न है, उन्होंने बिल तो पे कर लिया था और के इलेक्ट्रिक के दफ्तर से ही किया था। तो वहाँ से बाद वो घर आए और उनसे बिल खो गया वो उस महीने का। जब कुछ महीने बाद उनका बिल इसी तरह, जैसे आपने बात की ना कि कैरी फॉरवर्ड हुआ, तो फिर वो परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड किस तरह हुआ, लेकिन उनके पास प्रूफ नहीं था लास्ट मंथ का। तो अब लोग इस वजह से थोड़ा सा डरते हैं ऑनलाइन जो बिल्स पेमेंट हैं। तो आप इस प्रोसेस को, इस जो ये अब सहूलत दी है, उस मकसद को किस तरह देखते हैं? एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आजकल आपको पता है कि स्पेशली किसी एक छोटे से काम के लिए निकल के जाना बहुत बड़ा हैसल होता है कि मुझे फ्यूल भी चाहिए, मुझे फिर इसका सबके टाइम नहीं निकालना है, फिर गर्मी बहुत है, हेल्थ इश्यूज लोगों के साथ इतने हैं। मैं जैसे वर्किंग वूमन और मैं अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देख के जाती हूँ बिल, तो ऑब्वियसली मैं उस पर डिपेंड नहीं कर सकती। मेरे पास एक एक्सेस है, फोन फोन में मेरी सारी बिल्स की डिटेल है। जस्ट मैंने अपनी कोई बैंकिंग एप्लीकेशन खोल लिया और मैंने अपना जिस बिल का नंबर डाल, मुझे पेमेंट बता देगा वो भी इतनी पे करनी है आप पे। हाँ, जहाँ तक बात रही कि आपको कैसे पता चलेगा पेड है नॉन पेड है, आपको एक रिसिप्ट शो पर, जब आप पेमेंट प्रोसेस कर देते हैं ऑनलाइन, तो आपको एक रिसिप्ट शो दिया, आप उसको सेव कर दे अपने पास। अच्छा, एक चीज़ मैं बता दूं, टेक्नोलॉजी ना अपने साथ थोड़े एरर भी ला रहे हैं। अगर जब आप किसी ज़माने की बात करें, टेलीनॉर आया था किसी ज़माने में, टेलीनॉर ने जो है वो एक इजी लोड का एक कॉन्सेप्ट लाया था। तो बाद दफ़ा ऐसा होता था, भाई मैं दुकान पे गया तो भाई लोड नहीं आया मेरे पास, हाँ, तो मतलब कि लोगों ने लोड कराना छोड़ दिया गया। मतलब देखिए, हम तक न्यूज़ कौन सी पहुंची है जिसका नहीं आया। मतलब एक दुकान वाले के पास रोजाना जो है वो 2000 बंदा आ रहा है, 2000 में से 2 बंदों का लोड नहीं आया, बोले यार इसके पास से लोड नहीं आता। भाई 1998 लोगों का तो आया ना, वो बता नहीं रहे। ठीक है, तो जब जब हम थप्पे से भी बिल पे करते हैं ना, तो बिल पे सिस्टम पे ही होता है। वो कोई हाथ से कोई एंट्री नहीं कर रहा है, वो मतलब बैंक वाला ठप्पे पे जो एंट्री लगा के दे रहा है, आपके भाई प्रूफ है, जो कि बिल्कुल डिजिटली भी आ जाता है आपके पास। अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन के थ्रू आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आपके पास सीवाई के सिर्फ शो कर देता है। इसके अलावा सिर्फ आप सेव करना भूल गए, तो आप अपना जो है वो बैंक से स्टेटमेंट निकलवाते हैं, उसके ऊपर शो हो रहा होता है। ठीक है, तो ये चीज़ गलत है। इंसान ये सोच रहा है यार मैं अगर ठप्पे के थ्रू पे करूंगा तो मेरा बिल जो है वो मिस नहीं हो जाता है उसमें न्यूज़। क्योंकि बैंकिंग एप्लीकेशन है या एक ऑनलाइन चीज़ें हैं, जिससे चीज़ें जो है वो आगे पीछे हो सकती हैं। एरर है, जिस तरह ह्यूमन एरर होता है, इस तरह टेक्नोलॉजी एरर भी होता है, बट वो एरर जो है वो मतलब सही हो जाता है, मतलब काबिल इस्लाह है। ऐसा नहीं है काबिल इस्लाह नहीं, भाई बिल एक दफ़ा लग कर आ गया तो लग कर आ गया। लोगों के अंदर ये भी एक मिसकॉन्सेप्शन है, बिल लग कर आ गया तो भरना है, तो ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसे होता है जहाँ जहाँ जैसे मैंने बताया कि हम स्टैम्प टिप हम बिल्कुल डिपेंडेंट हो गए कि स्टैम्प होगा बिल पे, हमारे पास एक फिजिकल चीज है तो ही बिल पेड है। कभी कभार वो जो पेमेंट वेंडर्स होते हैं उनसे भी आपकी पेमेंट जो है वो बस आउट हो जाती है, डिले हो जाता है। तो इसके लिए के इलेक्ट्रिक पे बहुत अच्छा इनिशिएटिव आजकल है कि आप कस्टमर केयर विजिट करें, उनकी मशीन या खुद ही पेमेंट जो डीसी मशीन वहाँ पर में अपनी जो की पेमेंट करवाएं, कार्ड के थ्रू करवा दें, और वो एक रिसिप्ट भी होगा। ये भी एक अच्छा इनिशिएटिव है, आप चाह रहे हो। तो मैं तो प्रेफर ये करता हूँ, मतलब मैं 2007 से जो है ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ। जब मैंने पहली दफ़ा ऑनलाइन पे किया तो मेरी वालदा का भी यही वो कंसर्न था कि बेटा इस पर तो स्टैम्प भी लग के नहीं है। तो मैंने उनको समझाया था, अम्मी बेफिक्र, क्योंकि जब मेरा ताल्लुक बैंकिंग सेक्टर से था, तो मतलब मैं बैंकिंग में था, तो हमने नया नया लॉन्च किया था बैंक से, तो मैंने उसी के थ्रू पे किया था। तो मतलब ये हैज़ल फ्री मुझे लगता है ऑनलाइन पेमेंट करना। मैंने कोई किसी से कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट का एक्सचेंज चाहिए तो फिजिकल डॉक्यूमेंट मैं मिस कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने गफ़ार भाई को पेमेंट की ऑनलाइन, तो आज से 1 साल बाद भी मैं निकलवाऊंगा, तो मेरे स्टेटमेंट में वो पेमेंट रिफ्लेक्ट हो रही होगी कि मैंने गफ़ार भाई को पेमेंट किया। उस पेमेंट को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता, मैंने फर्जी तो की नहीं। मैं दुनिया में किसी भी जाके उसको प्रूव कर सकता हूँ मैंने गफ़ार भाई को पेमेंट की थी और गफ़ार भाई के बैंक में रिसीव हुई है। ठीक है, तो ऑनलाइन पेमेंट मेरे लिहाज से, ठीक है, जब से मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ मुझे हैज़ल फ्री लगता है। आपके पास एविडेंसेस होते हैं
आपको पता होता है अपने कब पेमेंट की, जो आप किसी भी जगह उसको क्लेम कर सकते हैं, हर जगह जो है वो, मतलब किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाएँ आप, वहाँ जो है क्लेमेबल है वो। असल में ना ये थोड़ा सा गैप हमारे मुल्क में, मुझे ये लगता है कि लोग डिजिटली इतना इन्वॉल्व नहीं है अभी और डिजिटलाइज नहीं हुए। अब देखिए इंडिया में एक रक्षा रक्षा को भी पेमेंट करनी है तो पेमेंट नहीं है वहाँ पे बहुत पेमेंट कर रहे होते हैं, लोगों को ट्रस्ट नहीं है। और मैं आपकी बिल्कुल बात से एग्री करूंगा कि आपके पास आपका बिल खो सकता है, जैसे वो कजन का मैंने आपको एक मिसाल बिल हो गया, रिसिप्ट बिल हो गई, गया, तो उसमें आप क्या किस तरह वो कर सकते हैं, लेकिन बैंक में आपके पास प्रूफ है। शुरू है, बैंक पीछे आके बैकअप पे खड़ा हुआ है, बैंक ने इतना बड़ा सिस्टम लगाया था, संभालना भी नहीं, संभालना है नहीं, नहीं करना कुछ। आपने कुछ भी नहीं करा। तो ये है। तो आखिर में अगर आप कोई पैगाम देना चाहें। देखिए मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं और आप इस माशरे का हिस्सा हैं, ठीक है। गलती किसी से भी हो सकती है, गलती काबिल इस्लाह है, चाहे वो बिल में हो चाहे एज ए पर्सन हो, ठीक है। किसी भी एक पर्सन की गलती हम एज ए होल माशरे पे ना डाल कि भाई ये माशरा ही ऐसा है। जैसे लाइक मैं इस इलाके में जाऊँ, उस इलाके में मेरे साथ कोई भी है पूछा, मैं बोलूँ इलाका ही ख़राब है, तो हमें ये चीज़ छोड़नी पड़ेगी। अगर इनकेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए मुझसे कोई एरर हो गया है, मैं सोचूं उसमें हर दफ़ा एरर होगा, तो मैं गलत कर रहा हूँ। अगर एक दफ़ा कोई गलती हो गई है, हर गलती काबिल इस्लाह है, चाहे वो पेमेंट में हो, चाहे वो बिलिंग में हो, चाहे वो रीडिंग में हो, या किसी भी चीज़ में हो, ठीक है। बस हमें प्रॉपर प्रोसीजर उसका फॉलो करना है, प्रॉपर प्रोसीजर उसका फॉलो करें, उसका रोड में फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह वो गलती जो है सही हो जाएगी। रोड में फॉलो नहीं करेंगे, घर पे बैठे बैठे कोई चीज़ सही नहीं हो सकती। बिल्कुल, वंस इन अ लाइफ टाइम आपको एक चांस देना चाहिए चीज़ों, बेटरमेंट बीइंग अ सोसाइटी ही आप। अगर मैं ये बोल दूँ मेरे रिमार्क्स से इनको जो है वो एक, ये मेरे रिमार्क्स पे अपना एक्सपीरियंस जो है वो एक गेज कर दे कि नहीं, इन्होंने कह दिया कि बिल ऑनलाइन पे नहीं करना, तो मैं नहीं कभी ट्राई कर पा। अगर हम इस परसेप्शन के साथ चलेंगे तो हम नहीं आगे प्रोग्रेस कर। पॉजिटिविटी प्रमोट करे भाई, हमारा मैसेज पॉजिटिविटी प्रमोट करें ताकि माशरा पॉजिटिविटी की तरफ जाए। अभी तक बड़ी नेगेटिविटी बहुत फैलाई है हम लोगों ने, तो पॉजिटिविटी प्रमोट करें ताकि हम पॉजिटिव हो सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई एंड थैंक यू वेरी मच। आपने जो है अपना टाइम दिया और हमने इस टॉपिक पर बात की। बहुत से लोगों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है और उम्मीद करते हैं कि लोगों तक ये हमारा जो मैसेज है वो पहुँच गया होगा ठीक से। और इन केस अगर आपके जहनों में कोई और सवालात आते हैं और कोई और चीज़ें आप जानना चाहते हैं तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं हमसे। और इसी उम्मीद के साथ कि हमारी जल्द एक नए एपिसोड में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।